लगता यह है कि बहुत जल्द जमीन से आसमान तक रूस की यह जंग अब अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस से भी होने वाली है, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप में ट्रंप ने खुलकर यह बात कह दी कि अब हम मॉस्को पर B-2 बम वर्षक से हमला करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ साथ चीन पर भी हमला कर दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद अब रूस ने भी एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी सीधे शुरू कर दी है। रूस पर बड़े हमले की तैयारी, B-2 बम वर्षक से मॉस्को पर हमला। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह मानना है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अब अमेरिका को सीधा हमला रूस की राजधानी मॉस्को पर करना पड़ेगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से रूस यूक्रेन जंग तेजी से विनाशक युद्ध में बदलती जा रही है, या ये कहें कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस तरह से रूस ने 48 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 1100 हमले किए हैं, उससे अमेरिका और नेटो के होश उड़ गए हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि मैं पुतिन से बेहद नाराज हूं और पुतिन यूक्रेन के लाशों का अंबार लगा रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका समेत नेटो के 31 देश मिलकर रूस पर सीधा हमला करने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है। खबर है कि अमेरिका B-2 बम वर्षकों से मॉस्को पर हमले कर सकता है। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ट्रंप पर दबाव बनाते हुए रूस से जंग करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। 15 साल में पहली बार ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर दोबारा से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बनाने लगे हैं, जिसका टारगेट मॉस्को हो सकता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अचानक रूस पर हमला करने के लिए ट्रंप क्यों तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने दिया B-2 बम वर्षक को ऑर्डर, मॉस्को पर बड़े हमले की तैयारी। क्या अमेरिका वाकई में रूस पर अपने B-2 बम वर्षकों से हमला कर सकता है? ट्रंप का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम मॉस्को और बीजिंग पर बमबारी कर दें। अमेरिका मीडिया के दावों के मुताबिक ट्रंप के इस ऑडियो को साल 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक साल बाद इस ऑडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। जरा देखिए 2024 में ट्रंप ने मॉस्को और बीजिंग पर हमले को लेकर क्या कहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप एक फंड रेजर इवेंट में कह रहे हैं, मैंने पुतिन से कहा अगर तुम यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं मॉस्को पर बम गिराकर उसे तबाह कर दूंगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पुतिन ने उनकी बात को पूरी तरह नहीं माना, लेकिन उन्हें 10% भरोसा तो हुआ था। इसी ऑडियो में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान पर हमले की स्थिति में बीजिंग पर बमबारी की जा सकती है। आगे खुद ही ट्रंप कहते हैं कि शी ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन बाद में चीजें सामान्य हो गई। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ट्रंप का यह ऑडियो ऐसे वक्त लीक हुआ है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। जानकारों का दावा है कि रूस शुरू से ही ट्रंप की मंशा जानते थे, इसलिए उसने यूक्रेन में सीज फायर से इनकार कर दिया और रूस ने अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर रूस के बॉर्डर से सटे नेटो देशों में भारी संख्या में लड़ाकू जेट, टैंक, तोप और भारी हथियार रूस पर हमला करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन रूस पर अमेरिका और नेटो की तैयारियों का रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा है। 30 दिन में 556 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा। जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं।
ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं और नेटो बुरी तरह से खौफ में है। पुतिन ने ट्रंप के साथ 60 मिनट तक इसी महीने बात की थी, लेकिन ट्रंप अब रूस पर ही हमला करने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस के हमले तेज और घातक हो चुके हैं। ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि पुतिन उन्हें बातों में उलझाकर पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस ने बीते कुछ समय से यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने कुछ हफ्तों में ही यूक्रेन में कई भीषण ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। इसके साथ साथ रूस जमीन पर भी आक्रमण बढ़ा रहा है। रूसी सेना की कोशिश मौजूदा गर्मी के सीजन में यानी जून से अगस्त तक यूक्रेन के कम से कम 3 मोर्चों पर कब्जे की है। गर्मी के इस सीजन में रूसी हमले मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। ये क्षेत्र है उत्तर पूर्व में रूस की सीमा से लगा सुमेर क्षेत्र, 2 पूर्वी शहर पोक्रोवस्क और कोस्तियंतिनिविका और तीसरा मोर्चा पोक्रोवस्क पश्चिम है। रूस की कोशिश 3 क्षेत्रों को टारगेट करना है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी उनको चुनौती देते हुए मुश्किल बढ़ा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने जानकारी दी है कि पिछले महीने रूसी सेना ने 556 वर्ग किलोमीटर यानी 215 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया है। ये इस साल का रूस का जमीन पर सबसे बड़ा कब्जा है। ये क्षेत्रफल लिवरपूल से 4 गुना बड़ा और शिकागो शहर के बराबर है। Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead. रूस पर हमले को तैयार 4 देश। चौबीस फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐसा किया है, यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी। इस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। इधर पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेस्ट्रिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया है। इसलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर न हो जाए, उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें, इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। इस वक्त रूस पर 4 देश बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा कुछ पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया गया है। 24 और 25 जून को हेग में नेटो की मीटिंग के बाद रूस पर बहुत बड़े हमले का खतरा बढ़ चुका है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से 1 जून को रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने सफलतापूर्वक रूस के 41 लड़ाकू जेट और बम वर्षकों को तबाह किया है, उसके बाद से रूस पर हमला करने की हिम्मत नेटो में आ चुकी है। पहले आप ये जान लीजिए रूस पर 4 कौन कौन से देश हैं जो बड़ा हमला करने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये 4 देश हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 36 घंटे पहले धमकी दी है कि हम यूक्रेन को बचाने के लिए मॉस्को पर भयंकर बमबारी कर सकते हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि रूस को हमने बहुत मौका दिया है, लेकिन पुतिन यूक्रेन में लाशों का अंबार लगा रहे हैं और अब हम रूस के इन खूनी हमलों को रोकने के लिए रूस से जंग को तैयार हैं।
वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, हम किसी भी कीमत पर रूस के हाथों यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर यूक्रेन को बचाएंगे और रूस से मुकाबला करेंगे। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दो टूक कह दिया है कि रूस से अब जंग होना जरूरी है। हेग में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि नेटो अपने नए घातक हथियार और टेक्नोलॉजी को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और रूस नेटो देशों पर हमला कर दे। वहीं ब्रिटेन के पीएम स्टारमर काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस का टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देश और यूरोप है। ब्रिटेन इस वक्त यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में भारी हथियार और मिसाइलें दे रहा है। ब्रिटेन भी रूस से दो हाथ करने के लिए उतावला हो रहा है। हारते हाफते और चीखते जेलेंस्की को भी अब लग रहा है कि यूक्रेन की जमीन से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी रूस पर तूफानी हमले जरूर करेंगे। यूक्रेनी मीडिया द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से ऐसे दावे किए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक 41 महीने से ज्यादा की जंग में रूस को भयंकर नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने 11 जुलाई 2025 को बताया कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन में 10,31,620 सैनिकों को खो दिया है। इस संख्या में पिछले दिनों रूसी सेना में हुए 1040 हताहत शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 11,013 टैंक, 22,979 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 54,732 वाहन और ईंधन टैंक, 30,163 तोपखाने प्रणालियां, 1,437 बहुप्रक्षेपण रॉकेट प्रणालियां, 1,193 वायु रक्षा प्रणालियां तबाह हो चुकी हैं, जबकि रूस के 421 हवाई जहाज, 340 हेलीकॉप्टर, 45,003 ड्रोन, 3,459 क्रूज मिसाइलें, 28 जहाज और नावें और एक पनडुब्बी भी यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दी है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है तो फिर जमीन पर यूक्रेन कैसे हार रहा है? इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर उत्तर कोरिया से आ रही है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने 5,000 सैनिक और 1,000 माइंस हटाने वाले विशेषज्ञ भेजने वाला है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया के करीब 10,000 सैनिक रूस भेजे गए थे, जिनमें से 6,000 की जान जा चुकी है। ये जानकारी ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस हफ्ते दी है। यूक्रेन पर डबल हमला, जंग में उतरे किम के 30,000 सैनिक। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में सेना के 2 शहरों पोक्रोवस्क और कोस्टियंटिनिवका के पास घुसपैठ की है। यहाँ पर भयंकर हमले किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की सीमा में घुसपैठ करने के इरादे से लगातार हमले कर रही है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया 30,000 से ज्यादा सैनिक रूस भेजने जा रहा है, जो यूक्रेन पर हमला करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये साबित हो जाएगा कि कुर्स्क में रूस की तरफ से लड़े उत्तर कोरिया के सैनिकों ने अपनी धाक और बहादुरी साबित की है। इसलिए पुतिन उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने की अनुमति दे रहे हैं। खबर के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी मदद भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया पुतिन की खातिर लड़ने के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि ये सैनिक नवंबर 2025 तक रूस पहुंच सकते हैं। इन्हें रूसी टुकड़ी को मजबूती देने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान भी शामिल हैं। इसके साथ ही सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों में रूस की तैयारियों के संकेत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरियाई तैनाती के लिए पहले इस्तेमाल किए गए जहाजों को रूसी बंदरगाहों में देखा गया और कार्गो विमानों के उड़ान पैटर्न से पता चला कि सैनिकों को रूस लाने वाले मार्ग सक्रिय थे। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 11,000 सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने यूक्रेन को वायु रक्षा मिसाइलों की खेप रोकने का फैसला किया है। अब ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस रूस पर मिलकर हमला करते हैं
तो फिर परमाणु जंग को कोई रोक नहीं पाएगा। गाजा पर ऐसे भयंकर धमाके हो रहे हैं। गाजा की धरती खून से लाल हो चुकी है। आसमान में मौत के परिंदे मंडरा रहे हैं। चारों तरफ काला धुएं का गुबार। ऐसे में इजराइल कह रहा है कि वो स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अब एक बड़ी शर्त इजराइल ने रख दी है हमास पर। हमास से सीधे सीधे हथियार डालने की शर्त। और ये जबकि शांति के दावे किए जा रहे हो, तभी इजराइल के जेट्स गाजा में एक के बाद एक वहां लोगों को, मासूमों को अपना निशाना बना रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यह शांति की ओर बढ़ाया गया गाजा की तरफ एक नया कदम या फिर बर्बादी का नया चैप्टर। नेतन्याहू का शांति का पैगाम या शुरू होगा नया घमासान। सशर्त सीज फायर की तैयारी या हमास के अंत की बारी। इजराइल ने गाजा में शुरू कर दिया है ऑपरेशन पीस। क्या गाजा में हमास की बर्बादी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है? दुनिया की नजरें इस वक्त गाजा में इजराइल के एक्शन पर टिकी हैं, क्योंकि लगातार इजराइल की आसमानी स्ट्राइक के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के उस प्रस्ताव का जिक्र कर दिया है जिसका इंतजार इस वक्त दुनिया के कई देशों को है। यह प्रस्ताव है स्थायी सीज फायर का। लेकिन खबर है कि इस स्थायी सीज फायर के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद कड़ी शर्त रख दी है। इस शर्त के मुताबिक हमास को पहले हथियार डालने होंगे और गाजा पर अपना कंट्रोल छोड़ना होगा। यानी नेतन्याहू ने भले ही अपनी तरफ से सीज फायर की पहल की है, लेकिन इस पहल में एक बड़ा दांव छिपा है। उस दांव को समझने के लिए पहले नेतन्याहू का वो पूरा बयान सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने स्थायी तौर पर युद्ध विराम की बात कही है। President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages. We want to end Hamas rule in Gaza. We want to make sure that Gaza does not pose a threat to Israel anymore. In pursuing this common goal, we have a common strategy. Not only do we have a common strategy, we have common tactics. This doesn't involve pressure, doesn't involve coercion, it involves full coordination. President Trump wants a deal, but not at any price. I want a deal, but not at any price. Israel has security requirements and other requirements, and we're working together to try to achieve it. बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि उन्होंने ये संदेश वॉशिंगटन से वीडियो के जरिए दिया है। साथ ही वीडियो में इस बात की चेतावनी भी जारी की है। The President and I believe in a doctrine called peace through strength. First comes strength, then comes the peace. Our resolute action, the resolute decision of President Trump to act with us against those who seek to destroy Israel and threaten the peace of the world has made a remarkable change in the Middle East. We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake.
and no country will settle for less. We certainly will not. These are all things that I discussed with President Trump. यही नहीं, इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए जल्द समझौते की बात भी कही। इजराइल वापसी से ठीक पहले दिए इंटरव्यू में कहा, That's obvious. I mean, we have the right of self-defense at any time, and I think that's widely recognized. I think on these matters, which I always prefer to negotiate not in front of a camera, I think there's a good chance we'll have this ceasefire, and that'll get us closer to the goal that I set from the beginning. Let's get them all back. लेकिन सीज फायर की कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को राक्षस का तमगा दे दिया। We are talking about a 60-day ceasefire in which half the live hostages and half of the deceased hostages would be returned to Israel by these Hamas monsters, you know. And yes, I think we're getting closer to a deal. यानी शांति के प्रस्ताव के बीच इजराइल न सिर्फ हमास को इन हालात का जिम्मेदार बता रहा है, बल्कि हमास को राक्षस बताकर उसके जड़ से सफाई की प्लानिंग भी कर रहा है। दरअसल इजराइल अपने नागरिक बंधकों की वापसी के लिए हमास के साथ डील करना चाहता है। 60 दिन की इस अस्थायी शांति में पहला कदम बंधकों की रिहाई है, लेकिन क्या बंधकों के नाम पर हो रही ये बातचीत वाकई निष्पक्ष है या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है जिससे इजराइल को सैन्य बढ़त मिले और हमास को पूरी तरह कुचला जा सके। गाजा में बंधकों से कहीं ज्यादा संख्या उन मासूमों की है जो हर दिन मारे जा रहे हैं, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। और इन्हीं हालात को समझने के लिए आपको गाजा में जंग की ताजा कहानी को समझना होगा। इजराइल के हमलों में फिर कांप उठा गाजा। आईडीएफ की स्ट्राइक में 80 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। दस मासूम बच्चों का काल बना आईडीएफ का हमला। एक तरफ नेतन्याहू दुनिया के सामने अपना शांति संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में इजरायली वायुसेना अपना कहर बरपा रही है। आलम यह हो चुका है कि गाजा में अब जंग बच्चों की लाशों और मलबों के बीच लड़ी जा रही है। बीते 24 घंटे में इजरायली हमलों में 82 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों में 10 बच्चे शामिल हैं। खबर है कि डेर अल बालाह के एक चिकित्सा केंद्र के बाहर लाइन में खड़े 10 मासूम बच्चों को बम से उड़ा दिया गया। अस्पताल अब कब्रगाह में बदल चुके हैं। इजराइल का दावा है कि वो आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन बम आम नागरिकों की छाती चीर रहे हैं। आसमान से बरसती मौतें गाजा की सड़कों पर बिखरी। लोग पूछ रहे हैं, ये कौन सी जंग है जहां मासूमों का नरसंहार हो रहा है? ذنبهم يعني هذول الأطفال يعني لا أكل ولا شرب ولا جو ولا يعني جوع معهم ولا في إشي يعني متوفر لهم الأطفال. قلت ما يرفعوا حالهم ويلعبوا يعني مش حرام هذول ضحايا؟ إيش ذنبهم الأطفال؟ إيش ذنب أمهم كمان ربطهم وعبت عينهم؟ إيش ذنبهم؟ هذول أطفال أبرياء. وين يا عالم؟ وين العالم يقف معنا إحنا وين؟ इजराइल के सैन्य अभियान को कई वैश्विक विश्लेषक नरसंहार कह रहे हैं। अस्पताल, स्कूल, राहत केंद्र कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बमबारी में मरने वालों में 40% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि वो आतंकियों को मार रहा है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि शिकार आम लोग हो रहे हैं। गाजा का हर कोना एक कब्रिस्तान बन गया है। हर सड़क पर अब मातम पसरा है। अस्पतालों के सामने कतारें लंबी हैं। डॉक्टरों की भारी कमी हो चुकी है। दवाइयां और बिजली लगभग नदारद हैं। जिनके घर थे वे अब टेंट में हैं, और जिनके पास टेंट नहीं वे खुले आसमान तले जीने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि 90% गाजा की आबादी अपने घरों से उजड़ चुकी है। 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर हैं।
बच्चों में कुपोषण की दर 146% तक बढ़ गई है। इस वक्त गाजा में आम लोगों के दर्द की कहानी ये है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कब्रिस्तान जहां जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है, वहीं से गाजा में जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये शुरुआत मौत से भी ज्यादा खामोश, डरावनी और असहाय है। सोचिए, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है, वहां अब गाजा के लोग कब्रों के बीच जी रहे हैं। कहीं एक माँ ने अपने बच्चों के लिए कब्र की मिट्टी पर चादर बिछाई है, कहीं कोई बूढ़ा अपने बेटे की कब्र से सटा सोया है, क्योंकि अब उसके पास कोई और ठिकाना नहीं बचा। बमबारी ने घर छीने, भूख ने शिविरों की जगह भी छीन ली। अब इंसान उस जमीन को ठिकाना बना रहा है जो कभी अपनों के लिए आखिरी नींद का बिस्तर थी। कब्रिस्तान में न तो छत है न दीवारें, बस यादें हैं और खौफ है। रात को आसमान से गिरते धमाके और दिन में जलते सूरज की तपिश, दोनों से कोई राहत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि स्कूलों पर बम गिर चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं, शरणार्थी शिविरों में घुटन है और बाकी जगहों पर मौत मंडरा रही है। ऐसे में कब्रिस्तान ही एकमात्र सुरक्षित जगह बची है। विडंबना देखिए, जिंदगी अब उसी जगह से उम्मीद बांध रही है जहां मौत की कहानियां दफन है। एक छोटी बच्ची जो अपने पिता की कब्र पर रोज सोती है, कहती है, यहाँ अब्बू का साया तो है, बाहर कुछ नहीं बचा। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि गाजा की बहुत बड़ी आबादी बेघर हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इन बेघरों में कितनों ने कब्रों को घर बना लिया है। इस संघर्ष ने सिर्फ शहर नहीं, आत्माएं उजाड़ दी। अब गाजा में बच्चे खेल नहीं रहे, कब्रों की मिट्टियों से गुड़िया बना रहे हैं। माँ लोरिया नहीं गा रही, अपने मरे हुए बच्चों की कब्रों को चूम रही है। यह युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जहां जिंदा लोग उन पत्थरों की आड़ में सांस ले रहे हैं जिन पर मौत की तारीखें खुदी है। यही वजह है, अगर अब भी यह युद्ध नहीं रुका तो शायद कल कब्रिस्तान में जगह भी कम पड़ जाए और जिंदगी के लिए कोई भी कोना बाकी ना बचे। इंशाल्लाह بندخل على هدنه ان شاء الله عشان بس تقف هذه الدماء، بس عشان نحفظ اللي ضل من شعبنا، نحفظ اللي ضل من بيوتنا، نحفظ اللي ضل من انفسنا، لانه كلنا गाजा में हर दिन दर्जनों ट्रकों में खाना, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राहत ऊंट के मुंह में जीरा है। 4 महीने बाद पहली बार ईंधन गाजा पहुंचा, लेकिन ये ईंधन अस्पतालों के जनरेटर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। लोग बसाए जाएंगे, लेकिन जो कुछ इजराइल कह रहा है वो इतना सीधा भी नहीं है। इजराइल चाहता है कि उसके सैनिक दक्षिण गाजा में मौजूद रहें, वहीं हमास और मध्यस्थ देश चाहते हैं कि यह संघर्ष स्थायी रूप से रोका जाए। यही वो टकराव है जिसने दोनों पक्षों के बीच समझौते को अभी तक कागज से जमीन पर नहीं उतरने दिया। इजराइल के आंतरिक राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी मंत्री इस डील का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमास से किसी भी तरह की बातचीत युद्ध को अधूरा छोड़ देना है। इन सब के बीच गाजा की आम जनता, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार बनी है, एक स्थायी समाधान का हल चाहते हैं। भूख से बिलखते बच्चे और बंधकों की रिहाई की मांग, सब कुछ इस उम्मीद में बंधा है कि शायद अब एक नया सूरज उगे। احنا مش قد الحروب، احنا بدنا نعيش، بدنا ناكل خبز. المعي موتى، هذا كله بموت، هذول صغار يا عمي. مش هتروش على اولاد الصغار. طب يقولوا والله بدنا نهدي، بدنا نكسب دار فلان، خلينا نخلي الدار، خلينا ناخذ البلد من الصغار. مش حياه هذه يا عمي. सवाल वही, जब बमबारी में स्कूल और अस्पताल उड़ाए जा रहे हो,
तो रोटी और दवाएं किसके काम आएंगी? किसी देश की मदद कब तक चलेगी और क्या इससे जमीनी हालत सुधरेंगे?